दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश के अंदर स्थिति बेहद नाजुक बना हुआ है और बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के हमारे देश हिंदुस्तान में, भारत में क्या चल रहा है इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है और वहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान पर भी, भारत पर भी पड़ सकता है। तो इसीलिए भारत में क्या चल रहा है इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी मीडिया बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रमों को लेकर के बहुत ही भ्रामक तरीके की चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो उसको समझना, उसको एक संपूर्णता के साथ समझना, उसके हर पहलू को समझना बेहद ज़रूरी है और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे शुरू करते हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है ना। तो बांग्लादेश में जो भी ये चीज़ें चल रही है उसको लेकर के हिंदुस्तान की जो सरकार है वहाँ पर एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई। ये अलग बात है कि उस सर्वदलीय मीटिंग के अंदर देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो दिखाई नहीं दिए, वो उसमें थे ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हुए, जो कि एक गलत बात है। प्रधानमंत्री को, आपके पड़ोसी देश में इतना कुछ हो रहा है और सर्वदलीय जब मीटिंग बुलाई जा रही है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का होना बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री का वहाँ नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। विपक्ष के सभी दलों के नेता वहाँ पर मौजूद थे। जो एलओपी हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। एस जयशंकर के मीटिंग कर रहे थे, गृह मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग को लेकर के एक और जो विवादित चीज़ हुई वो ये हुआ कि ऑल पार्टी मीटिंग थी, सभी दलों को बुलाया गया था, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसको नहीं बुलाया गया था, उसको इनवाइट नहीं किया गया था और ये गलत है। इसको लेकर के जो संजय सिंह है उन्होंने भी काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है जहाँ पर सभी विपक्ष के सभी दलों को अगर बुलाया गया है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी बुलाना चाहिए था, जिसकी उपस्थिति संसद में है, लोकसभा के अंदर भी है, राज्यसभा के अंदर भी है। अगर नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से अगर नहीं बुलाया आम आदमी पार्टी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में, तो ये एक बहुत ही खेदजनक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में ये जो कुछ भी चल रहा है ये विदेश नीति का एक हिस्सा है और इंडिया पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो बाहरी चीज़ों को लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं ने जिस तरीके की अपनी एकजुटता दिखाई है कि हम लोग जो है वो इस वक्त में बांग्लादेश के इशू को लेकर के हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमारा आपस में चाहे जितना भी मतभेद है वो अलग जगह पर है, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला जब इस तरीके का है तो वहाँ पर हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं और भारत सरकार के हर फैसले का हम लोग उसको मानेंगे, एक तरीके से उसको हम लोग तरजीह देंगे, उसके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर उन्होंने एक तरीके से लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके का आप गलत बयानबाजी नहीं करें, किसी भी तरीके का सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं करें, कोई आपत्तिजनक या उत्तेजना फैलाने वाली बात नहीं कहें, शांति बहाल करके रखें, शांति बनाए रखें। तो तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है इस मसले को लेकर के, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब देश की बात आती है तो वहाँ पर आपसी जो मतभेद है उसको भुला करके और सभी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार इस पर अब आगे क्या करती है और इसको लेकर के हालांकि एस जयशंकर ने संसद भवन के अंदर भी, लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी बयान जारी किया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब ये ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा एस जयशंकर से, जिसका कि एस जयशंकर के पास कोई जवाब नहीं था, कोई ठोस जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने पूछा कि ये जो बांग्लादेश के अंदर जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर ये जो सब कुछ चल रहा है, क्या इसमें किसी
बाहरी तत्वों का, किसी विदेशी ताकतों का कोई हाथ है क्या। उनका साफ इशारा जो था वो पाकिस्तान के तरफ और वो चीन के तरफ था। इस चीज़ को लेकर के एस जयशंकर ने कोई ठोस ऐसा जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि इस पर अभी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं क्या चल रहा है और इसके बारे में जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से हिंदुस्तान की सरकार में चल रहा है, भारत की सरकार जो कर रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय ऐड करना चाहता हूँ कि शेख हसीना अभी दिल्ली में बनी हुई है। आपको पता है गाज़ियाबाद के अंदर जो इंडियन एयरवेज है, वहाँ का जो सेफ हाउस है उसमें वो हैं रुकी हुई हैं। और ताज्जुब की बात है कि वहाँ पर जो भारत के एनएसए हैं वो तो मिलते हैं अजीत डोभाल, लेकिन हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना से अभी तक मिलने के लिए नहीं गए हैं। जबकि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध रहे हैं वो बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। लेकिन किस कूटनीति के तहत, किस फॉरेन पॉलिसी के तहत अभी तक मोदी जी शेख हसीना से नहीं मिले हैं, इसकी सबसे बेहतर जानकारी तो एस जयशंकर ही दे सकते हैं या खुद नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। तो ये जो था सरकार के स्तर पर कि सरकार क्या कर रही है इस पूरे मसले को लेकर, एस जयशंकर ने सभी चीज़ों के बारे में बोला कि वहाँ पर जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो बांग्लादेश में हैं अभी इतना खतरा नहीं है कि उनको वहाँ से वापस बुलाने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं। सभी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर रखा और बोला है। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया में जो चल रहा है वो बेहद शर्मनाक है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दरअसल ये सभी मुद्दे को लेकर के हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, और यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं और प्लस में बीजेपी के कई सारे नेता, शुभेंदु अधिकारी जैसे कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान के रंग में रंगना चाहते हैं। और इस पूरे ये जो प्रकरण है उनको विदेश नीति से कोई मतलब नहीं है। उनको तमाम चीज़ों से, ये आंदोलन वहाँ पर क्यों हुआ, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से इन गोदी मीडिया के चैनल्स को, गोदी मीडिया के एंकर्स को कोई मतलब नहीं है। भाजपा के नेताओं को कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर के सिर्फ एक ही चश्मे से देख रहे हैं, धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, एक ही एंगल से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं। और वो एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। एकाध घटना ऐसी ज़रूर हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बदौलत पूरे चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम का अगर रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कई सारे वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसको लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं या जो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, वो इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदूज़ हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं करे, उनको संरक्षण दिया जाए। ये भी सच्चाई है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोदी मीडिया इसको पूरी तरीके से धर्म के रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, और दोनों ही पहलुओं को समझना यहाँ बेहद ज़रूरी है। गोदी मीडिया के लोग एक पहलू को, जो धर्म वाला पहलू है, हिंदू मुस्लिम वाला, जो नफ़रत फैलाने वाला, जो हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं, वही चीज़ ये बांग्लादेश के मामले पर भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में लोगों को बांटने का काम गोदी मीडिया के लोगों ने किया है, यही काम ये लोग बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के लिए भी कर रहे हैं। और वहाँ पर भी लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। और तभी जा कर के ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं और जो मोदी के अंधभक्त हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनको उसका जवाब मिलेगा। दूसरा पहलू ये है कि जो आंदोलन वहाँ पर, जो प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ है, उसके मूल कारण को समझना बहुत ज़रूरी है ना। और वो जो बांग्लादेश के अंदर जो पिछले काफ़ी समय से, खास करके वहाँ पर जो आर्थिक हालात हैं वो बेहद नाजुक बने हुए थे और अभी भी वहाँ का आर्थिक हालात बेहद ही घटिया है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, जर्जर वहाँ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और साथ में जो वहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या है, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के और वहाँ पर इशू बना,
उसने वहाँ के छात्रों को काफ़ी उद्वेलित कर दिया। और छात्र जब प्रदर्शन करने लगे, जब वहाँ के लोग प्रदर्शन करने लगे, पिछले महीने भर से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस प्रदर्शन को एक तरीके से सही तरीके से डील नहीं किया, सही तरीके से हैंडल नहीं किया। बदले में उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, जो कि अपने हक अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना ने एक तरीके से आतंकवादी कह दिया, उनको रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में एक तरीके से गद्दारी, जिसे हम हिंदुस्तान में गद्दार बोलते हैं, उस तरह से बांग्लादेश में गद्दारों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो शेख हसीना है, उन्होंने वहाँ के आंदोलनकारियों की, वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी समस्याओं को जानने के बजाय उनको एक तरीके से गाली दिया कि आतंकवादी हैं, ये गद्दार हैं। इस चीज़ का वहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा असर हुआ है। और पिछले, आपको पता है कि 2009 से लेकर के और अभी तक लगातार प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, और इनके अंदर एक तरीके से एक तानाशाही मानसिकता भी कहीं ना कहीं डेवलप हो गई थी। इसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। और लोकतंत्र की आड़ में, है ना, इन्होंने बांग्लादेश के अंदर बहुत ही अलोकतांत्रिक काम किए हैं। इवन जो वहाँ पर चुनाव हुए हैं 2024 के अंदर, उस चुनाव में भी बड़े स्तर पर इन्होंने हेरा फेरी किया है और उस चुनाव को एक तरीके से मैनेज करके चुनाव जीतने का काम इन्होंने किया है। तो कागज़ों में लोकतांत्रिक देश है बांग्लादेश, लोकतांत्रिक देश था है, लेकिन वहाँ पर व्यवहार में लोकतंत्र को एक तरीके से ख़त्म करने का काम शेख हसीना ने किया। और इन सब चीज़ों से भी वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा था, एक असंतोष था, और वही असंतोष और वही गुस्सा प्रदर्शन के रूप में वहाँ पर सड़कों पर दिखाई देने लग गया। और उस चीज़ को शेख हसीना ने जिस तरीके से डील करना चाहिए था, उस तरीके से डील नहीं किया। और वही वजह था कि आज बांग्लादेश इस नाजुक स्थिति में आकर के खड़ा हो चुका है। वहाँ पर जो भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, या बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें कि लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी हैं शेख हसीना, उनकी मूर्ति को कैसे तोड़ दिया गया है, कैसे गिरा दिया गया है, ये जो तमाम घटनाक्रम है, इसकी आप जितनी भी निंदा करें वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी निंदा करें वो कम है, क्योंकि किसी भी एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो एक चीज़ की हमेशा एक संभावना बनी रहती है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर बाहरी तत्वों का वहाँ पर प्रवेश है, और उसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है, जो कि गलत है और इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए। किसी भी सूरत में इसकी आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें आज बांग्लादेश के अंदर है, उसके लिए पूरी तरीके से शेख हसीना जिम्मेदार हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अपने देश को संभाला नहीं, अपने नागरिकों की जो आवाज़ थी उस आवाज़ को ये इन्होंने सुना नहीं, बल्कि उस आवाज़ को दबाने का काम किया। और वहाँ पर जो वहाँ की जो वास्तु स्थिति थी, वहाँ की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी, वहाँ पर नौकरी बेरोज़गारी की जो स्थिति थी, इन सब चीज़ों को लेकर के हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है वो चर्चा नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के जो गोदी मीडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल है, आप उन पर इस चर्चा को नहीं सुनेंगे कि बांग्लादेश के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में, उसका जो मूल वजह क्या है, शेख हसीना ने किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से किया कि नहीं किया, इन चीज़ों के बारे में हिंदुस्तान की गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ उसको एक धार्मिक रंग में, एक सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल यहाँ पर भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से बहुत ज़रूरी पूछना हो जाता है कि हिंदुस्तान की गोदी मीडिया
बांग्लादेश को लेकर के जिस तरीके की भ्रामक चीज़ें हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से उसको धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, यहाँ की जो विदेश मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। क्योंकि इससे हिंदुस्तान के अंदर भी अशांति फैल सकती है, लोगों के अंदर कट्टरता आ सकता है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। मोदी सरकार को इस चीज़ की जवाबदेही तय करनी होगी और ये बताना होगा चैनल्स को कि इस तरीके की खबरें नहीं चलाएं, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ का सामाजिक सौहार्द है उस पर किसी भी तरीके का बुरा असर पड़े। एक और बात यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो पूरा जो मामला है बांग्लादेश का, हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदुस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसके फेलियर को भी दर्शाता है। आपके पड़ोसी मुल्क में, आपके पड़ोस में इतना कुछ हो रहा है, मान लेते हैं कि वहाँ पर बाहरी ताकतों का भी प्रभाव है, पिछले महीने भर से ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान का जो गुप्तचर विभाग है, यहाँ के जो NSA हैं, अजीत डोभाल, जेम्स बॉन्ड जिनको कहते हैं, ये क्या कर रहे थे, यहाँ की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, जो खुफिया विभाग है, ये क्या कर रहे थे। क्या इनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, इस चीज़ का पता नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर ये सब चीज़ें हो रही है और इसका जो रिपरकशन होने वाला है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश वहाँ मतलब किसी भी तरीके से सेना के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पर जब अलग लोकतांत्रिक सरकार आ जाती है तो उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान आज के डेट में ये नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ा फेल्योर है, और वो फेल्योर यही है कि आज के समय में भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उन सभी के साथ रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। चाहे पाकिस्तान तो पहले से ही ख़राब था, चाहे आप अभी नेपाल को देख लीजिए, अभी बांग्लादेश को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए, तमाम जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ हिंदुस्तान के रिश्ते अभी सही नहीं हैं। और ये नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी असफलता है, जिसको कि आप छुपा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में राहुल गांधी ने बहुत पहले ही चर्चा किया था कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक असफलता ये भी है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चलते चीन और पाकिस्तान जो है वो साथ में आ चुके हैं। इस चीज़ से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जब राहुल गांधी ने आज सवाल पूछा बाहरी ताकतों के हाथ को लेकर के, तो उनका इशारा साफ तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरफ था कि कहीं ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ हो। तो ये एक बहुत ही व्यापक इशू है और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इसको भारत की सरकार को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सोच समझ करके इन तमाम चीज़ों को डील करना होगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान पर भी हो सकता है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शरणार्थी हिंदुस्तान में आ सकते हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती है। जो असामाजिक तत्व बांग्लादेश में इस तरीके का अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कल को हिंदुस्तान में भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, हिंदुस्तान की सरकार को लेकर के। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर के हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है उसका जो रुख है वो बेहद निराशाजनक है और बेहद शर्मनाक है, जो कि पूरे मामले को सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के एंगल से देख रही है, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देख रही है, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के नज़रिए से देख रही है, जो कि किसी भी हालत में सही नहीं है। और मेरा ये मानना है कि तमाम चीज़ें जो हुई है बांग्लादेश के अंदर उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ शेख हसीना उत्तरदायी हैं, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ शेख हसीना जवाबदेह हैं। क्योंकि उन्होंने अपने देश को नहीं समझा, उन्होंने वहाँ के लोगों के आवाज़ को नहीं समझने की कोशिश किया, बल्कि उसके और उल्टे उसको दबाने की कोशिश की। अगर वहाँ के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उसकी आवाज़ को समझ लेती शेख हसीना, वहाँ के जो लोगों के डिमांड्स हैं उनकी आवाज़ को समझ लेती शेख हसीना, तो जो बाहरी तत्व हैं जो आज अराजकता फैला रहे हैं उनको ये मौका नहीं मिलता। इसीलिए मेरा यह मानना है कि पूरी तरीके से ये शेख हसीना की फेल्योर है, उनकी जो कार्यशैली है
वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है आज जिस अराजकता की स्थिति में बांग्लादेश आकर के खड़ा हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।